दमदार आवाज, पैनी निगाहें और एक्टिंग ऐसी कि स्क्रीन फट पड़े, ऐसे कलाकार आज हमारे साथ हैं। के मेनन, करण टैकर और ताहिर। मुझे लगता है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है गीतम इन लोगों के बारे में हमें, क्योंकि राकेश मारिया जी का वो सीन मुझे आज भी याद है। मुझे नहीं पता कि वो सीन कितने दर्शक, मुझे लगता है जिसने भी ब्लैक फ्राइडे देखी होगी उसे वो राकेश मारिया का बाल्टी वाला सीन तो अभी तक नहीं भूला होगा। शायद वो मुस्कुरा भी रहे मन मन कि भाई शुरुआत मेरे से की जा रही है। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आप आते हैं, क्योंकि आपको जब भी देखा, कभी आप राकेश मारिया होते, कभी रॉ के अधिकारी होते, कभी चुलबुल टाइप कॉमेडी होती है के सर। स्पेशल ऑफ में आप किस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं और क्या होगा आपका उसमें? संक्षिप्त में इतना ही है कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो नीरज पांडे चाहते हैं कि मैं दिखाऊं। बस उतना ही दिखा रहा हूँ। और लिखते इतने अच्छे हैं ना कि वो संपूर्ण, जहाँ तक अब पढ़ लोगे शुरुआत से लेकर अंत तक, आपको किरदार उभर के आ जाएगा स्क्रिप्ट में से। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ थोड़ा आराम है। बाकी जगह पे मैं कह नहीं सकता इतना आराम मिलता है, लेकिन यहाँ काफ़ी आराम है एज एन एक्टर, क्योंकि लाइनें जो लिखी हैं उसके अंदर जो मतलब है वो सारा का सारा जो है सामने उभर के आता है आपके, तो आपका काम आसान हो जाता है। और जो आपको दिखता है हिम्मत सिंह, उसका इजाद नीरज पांडे ने की है, मैंने उसको रूप दिया हुआ, दैट्स ऑल। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत सारी बधाई, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है और पर्सनली स्पेशल ऑप्स 1 के बाद से हम सब बाकायदा इंतज़ार कर रहे थे सेकंड सीज़न के आने का। तो बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हिम्मत सिंह तो खैर तब से छाए हुए हैं, क्योंकि उनका पर्सनल ज़िंदगी का भी एस्पेक्ट है, प्रोफेशनली भी है। और अभी जब जो मेरा सवाल है आप तीनों से, क्योंकि ये स्पाई बेस्ड पूरी सीरीज़ है, आप तीनों में सेट के दौरान कौन स्पाई ज़्यादा मोड में रहता था? किसके राज खोलना ज़्यादा आसान था? यार मैं अपने किरदार को इतना सीरियसली लेता नहीं। आप ये मत समझिएगा कि मैं पागल रहता हूँ। कल को मैं अगर पागल बंदे का रोल करता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं लोगों को, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी 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 जी। तो वो सब चीज़ें नहीं होता, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं होती। मैं अरे जस्ट बिकॉज आई एम अ स्पाई आई शुड बिहेव लाइक अ स्पाई, सबसे इन चीज़ों से मैं थोड़ा परे हूँ। सेट पे जो एन्जॉयमेंट, जो लोग बोलते हैं ना कि हम एन्जॉय कर रहे थे, उसकी परिभाषा हमारे अंदर ये है कि हम काम कर रहे होते हैं, उस काम में मज़ा आता है, तो वो एन्जॉयमेंट है। तो ना कि यार मैंने क्रिकेट भी खेल लिया। बहुत मैंने देखा है लोगों को कि यार देखो मैं तो एन्जॉय करूँगा, क्रिकेट भी खेल रहा, वो क्रिकेट खेल लिया, मैं उससे कोई बैर नहीं मुझे, लेकिन वो काम के बाद भी खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए आपको काम में मज़ा आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ है। यू नो। तो काम के अंदर ही हम क्रिकेट, मतलब जो भी उसका अंदर खेल है वो हम खेल लेते हैं। तो मेरे लिए वो उतना ही है। और सेट जो है, मैं देखता हूँ कि मैं जब रोज़ सवेरे उठता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ शूट पे, मुझे प्यार है उस चीज़ से, तो इसलिए। क्या बात है। करण, आप बताइए क्या चीज़ें रही, क्योंकि आपका जो सफ़र है वो टीवी, ओटीटी और एक बड़ा ट्रांजिशन रहा है ये। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो टैग था टीवी का, इसने फ़ायदा दिया या नुकसान? इसने फ़ायदा दिया या नुकसान? मुझे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा दिया ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि मैंने बड़ा ही सीखा है टेलीविज़न के दिनों से। क्योंकि आप हर दिन 15 घंटे काम करते हैं, आप 15 घंटे कैमरे के सामने होते हैं। और मेरा कहीं मानना है कि एक्टिंग भी एक प्रोफेशन ऐसा है कि जिस तरीके से एक पायलट की ग्रेजुएशन होती है कि आप सिम्युलेटर में कितने घंटे स्पेंड करते हो, उसके बाद आपको एक टेस्ट प्लेन मिलता है जिसको सेना कहते हैं, उसके बाद आप कमर्शियल जाते हैं। तो जितने घंटे आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने काम और प्रोफेशन में, उस हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन होती है। मुझे लगता है एक्टर्स के साथ भी ऐसा ही है। जितना आप कैमरे को फेस करते हो उतना आप बेहतर होते हैं, उतना बारीकियों को समझते हैं, उतना मैकेनिक्स को समझते हैं। तो टेलीविज़न ने मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत बेनिफिट दिया है, कोई उस बात से कंप्लेंट नहीं है। अब हमारी इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा आई थिंक एक बायस है, यू नो, जब आप टेलीविज़न से आते हैं फॉर एक्टर्स, या एक अलग इज्जत है जब आप थिएटर से आते हैं एज एन एक्टर फिल्म या ओटीटी में। अब मुझे हर बंदे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट है, बट आई जस्ट फील के एज अ मेकर, एज एन इंडस्ट्री, हम में इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि हम
जो आर्टिस्ट है उसको परखने के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर ले इंस्टेड कि वो कौन से प्लेटफॉर्म से आता है। क्योंकि आपका ब्रेक भी था इस जी दौरान। जी हाँ, जिस वक्त मैंने एक्चुअली टेलीविजन से ब्रेक लिया था उस वक्त सिर्फ फिल्में थी या टेलीविजन हुआ करता था। OTT कुछ 6-7 साल बाद आया था एंड जैसे वो आया इट ओपनड अप अ वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैं अपने करियर को लेकर ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करता बिकॉज रहा बहुत स्मूथ है। थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स रहे हैं जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा ड्वेल नहीं करता, मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिताता हूँ उन चीज़ों के साथ। अब बट आई फील लाइक नाउ थिंग्स आर ग्रेट। मुझे एक बहुत ही खुले आम से एक इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है। मुझे मौका मिलता है टू वर्क विद सच रिनाउंड एक्टर्स में, जैसे स्पेशल ऑप्स में के सर के साथ काम करने का मौका मिलता है। मैंने आशुतोष राणा, रवि किशन जैसे सीनियर एक्टर्स के साथ खाकी में काम किया था। मैंने एक फिल्म की है जिसको अनुपम खेर जी ने डायरेक्ट किया है। उसमें बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं। हाँ जी, लाइक बमन ईरानी है, जैकी श्रॉफ है, अनुपम खेर खुद हैं। तो आई फील लाइक लाइफ इज क्वाइट नाइस राइट नाउ, सो तो इन ऑल ये टीवी टैग ने मुझे इतना तंग नहीं किया जितना यूजुअली सुनने को मिलता है। ताहिर, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, छिछोरे, ये काली काली आंखें, टीवी, OTT फिल्म्स, आपको क्या लगता है जो ये स्पेशल ऑप्स में हम आपको देखने वाले हैं, क्या जैसा बताया के ने भी, के सर ने, कि एक कैरेक्टर को लेके नहीं जाते हैं, वो जो उसके अंदर की जो आत्मा है वो वहीं छोड़ देते हैं, जब तक रहते हैं तब तक पूरी तरह से रहते हैं। आपका ट्रांजिशन कैसा रहा, क्योंकि जो आपके कैरेक्टर्स रहे हैं वो बहुत डिफरेंट रहे हैं। जी, मेरे ख्याल एक्टिंग एक ऐसी खूबसूरत कला है कि उसमें भी आपकी प्रोग्रेशन होती है, एक डेवलपमेंट होती है, आप किस तरह क्राफ्ट को अप्रोच करते हैं। के सर मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, तो वो इवॉल्व हो चुके हैं उस लेवल तक कि जहां वो इतना सीरियसली ना भी लें तब भी वो सीरियसली लगेगा। मुझे शायद थोड़ा और वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, और जो 10 सालों में मैंने काम किया ऑलरेडी मैं काफ़ी चेंज देखता हूँ, क्योंकि पहले के शुरुआत के सालों में इतनी एक तरह से उसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ही कह सकते हैं हुआ करती थी कि अब यार मैं होटल के कमरे से नहीं निकलूँगा कहीं कैरेक्टर ना छूट जाए। वहाँ से लेके आज की, अब मतलब मैं सेट शूट के अगर 2 दिन छुट्टी हो तो कहीं बाहर चले जाऊँ, दोस्तों से मिल लूँ, थोड़ा सा खुल गया हूँ। तो आई थिंक ऑलमोस्ट जैसे जैसे आपका बॉडी ऑफ वर्क बढ़ता रहता है आपका तरीका भी बदल जाता है। ये काली काली आंखें काफ़ी साइकोलॉजिकली डिमांडिंग रोल था, प्लस वो लॉकडाउन के दौरान शूट हुआ था जहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। स्पेशल ऑप्स फिजिकली डिमांडिंग है, पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ कि अगर आप एक्शन और कट के बीच में ट्रूथफुल रहें तो बेस्ट परफॉर्मेंस आती है, एंड देन इट्स एक्चुअली हेल्दी टू मूव अवे फ्रॉम इट रादर देन ओवर थिंक इट टू मच। राइट। के सर, मेरा सवाल आपसे है कि शौर्य से लेके स्पेशल ऑप्स तक आप हमेशा पुलिस, रॉ और रियल हीरो के एक्ट करते रहे। कभी ऐसा मन करता है कि जेल लगा के टी-शर्ट पहन के मैं भी इन यंग बच्चों की तरह चुलबुला सा दिखूं और इस तरह की एक्टिंग करूं जो कि आपकी थोड़ी सी दिखने को मिली थी? पर्दे पे करने की क्या जरूरत है? हनीमून ट्रैवल वैसे भी कर सकते हैं, ऐसी इच्छा है तो उसको अपने व्यवसाय में थोपने की जरूरत नहीं है। वो पर्सनली भी कर सकते हो आप, तो वो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कर ली। तो वो वैसी कोई इच्छाएं नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस वाला सजना जी वारी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। तो ये भिन्न जो परफॉर्मेंसेस हैं, आपने शुरुआत की थी, आपने कहा कि शौर्य से लेके उसके पहले से भी मेरी ज़िंदगी चल रही है ना, तो मैं उसमें सरकार भी कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारे अन्य किरदार भी कर चुका हूँ। तो मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि यार तुम ये, जैसा आपने सवाल पूछा कि वर्दी में पहन के फलाना ढिमका, मैं उस इंसान को दर्शाता हूँ आपके सामने, मैं उस रोल को या उसके प्रोफेशन को नहीं दर्शाता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो पुलिस वाला है या रॉ एजेंट है या जो भी है, वो तो राइटर ने लिख दिया आपके लिए, राइटर ने आपको सब कुछ परोस के दे दिया। अब मुझे तराशना है वो इंसान, वो मैं करता हूँ। तो इसीलिए अगर इफ़ आई एम प्लेइंग, हमेशा मैं कह चुका हूँ, काफ़ी बार कह चुका हूँ कि इफ़ आई एम प्लेइंग सुरेश द कॉप एंड महेश द कॉप, आई विल प्ले महेश एंड सुरेश एंड नॉट द कॉप। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस व्यक्ति को दर्शाऊँ ताकि वो अपने आप से अलग लगने लगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे 2 लोग नहीं हैं जो सेम है, मतलब जो
है ही नहीं। दो पत्रकार भी अलग होते हैं, तो मैं पत्रकार को मैं कभी नहीं पेश करूँ, मैं उस इंसान को पेश करूँ। मुझे जानना है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताता है, किस किस प्रकार का इंसान है, उसमें रुचि है मुझे। लेकिन मेरा एक सवाल फिर से आपसे और करण से भी है। आप लोगों को मैंने देखा दोनों ही फिल्मों में पुलिस वाले रोल में आए। जैसे आपका राकेश मारिया मुझे अभी तक नहीं भूला है, और इनको तो अभी हाल में ही देखा है जब ये अमित लोढ़ा बने थे बिहार की खाकी में। आप लोगों ने क्या उससे पहले उन ऑफिसर्स से मिलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं कि भाई उनको जान सके कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, या फिर उनके बारे में पढ़ते हैं? किस तरह से वो रोल, जैसा कि आपने बोला कि मैं उस बंदे को जीता हूँ या उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो उसके लिए क्या खास प्रिपरेशन होती है आप? आप बताइए आपका। सर प्लीज आप आफ्टर यू। मैं अमूमन उस बंदे से मिलता ही नहीं। मैं आज तक राकेश मारिया जी से मिला ही नहीं। वो इसलिए कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला, में अलग अलग तरीका, हर एक का अपना अपना मेथड होता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि जो कल्पना राइटर और डायरेक्टर ने की है उसको मैं साकार करूं, ना कि मैं बाहर से किसी इंसान को लेकर आऊं। हो सकता है कि वो जो इंसान है वहां पे उसमें वो सारे गुण नहीं है जो लिखा गया है, और अगर मुझे दिख जाए तो मैं थोड़ा सा, मेरा वो धर्म संकट हो जाएगा कि मैं क्या करूं उस चीज़ का। तो मैं चाहता हूं कि मैं उस कल्पना को साकार करूं, उसको एक फॉर्म दे दूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इफ़ यू गिविंग मी अ स्क्वायर, माय जॉब एज एन एक्टर इज टू मेक इट अ क्यूब, नॉट सम एमीबिक स्ट्रक्चर। तो इफ़ यू गिविंग मी अ ट्राइंगल, आई विल गिव इट डेप्थ एंड हाइट एंड मेक इट इनटू अ पिरामिड। ये मेरा काम है कि उसके सीमा के अंदर ही मुझे काम करना है। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे शॉट्स हैं एक बॉल के लिए। ज़रूरी है कि मैं डायरेक्टर और राइटर के विजन में कौन सा शॉट है उसको मैं लेता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाकर के किसी इंसान से मिल करके कोई मैनरिज्म या इस टाइप की चीज़ें ना लेकर आऊँ। अल्टीमेटली वही होता है। मैं उसको बोलता हूँ कि मैनरिज्म मार्केटिंग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्योंकि वो ऐसा करते हैं तो मैं भी कर लूँगा। शायद इसी वजह से मैं कभी भी कोई बायोपिक नहीं करना चाहूँगा। मैं कोई मतलब जो फेमस आदमी है उसको मैं पेश नहीं करना चाहूँगा। अननोन लोगों को मैं पेश करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा काल्पनिक चीज़ों को पेश करना चाहूँगा, क्योंकि सिनेमा बाय नेचर आई फील इज़ फिक्शन। इवन इफ इट्स बायोपिक, इट्स अ फिक्शन। इट्स द टेक ऑफ द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो जैसे ही मैं एटनबरो की गांधी देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम है कि ये बेन किंग्सली है, गांधी जी है नहीं। वहीं से आपकी कल्पना शुरू हो जाती है। आप देयर यू आर सरेंडरिंग टू दैट इमेजिनेशन। दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंट मीडियम कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। सिनेमा एंड डॉक्यूमेंट्री में यही अंतर है। डॉक्यूमेंट्री में क्या, डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे हिल नहीं सकते हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप यहाँ सब कुछ कल्पना है। हो सकता है डायरेक्टर को बहुत पसंद है वो इंसान, जो बहुत ही गंदा इंसान है, लेकिन वो इस प्रकार की चीज़ें डालेगा उसके अंदर जो उसका, सो दैट्स हिज लिबर्टी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिक्शन। और मैं चाहता हूँ कि मैं वो दर्शाऊँ, ना कि डॉक्यूमेंट करके उसको दर्शाऊँ। ये मेरा मानना है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा उस मामले में वो है कि मैं जितना वक्त उसके अंदर घुस के रहता हूँ ना उस स्क्रिप्ट के अंदर, उतना मुझे फ़ायदा होता है। तो मुझे नई नई चीज़ें उसी के अंदर दिखने लगती हैं। वो मेरा ग्रंथ है उस वक्त के लिए। मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। और तो ऐसे आपने अभी बोला कि आप कोई बायोपिक नहीं करना चाहेंगे, क्या कोई ऑफर आया अभी तक आपको बायोपिक? आए हैं, मैं करना नहीं चाहूँगा इसलिए क्योंकि मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिमिक्री, यू नो। तो वो मुझे नहीं भाता है। वो उस पर कोई बैर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उस चीज़ को, लोगों को मज़ा आता है कि मैं, बट इट्स अ वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ दैट। सो मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ। एक तो पहली बात, मैं किसी को इमिटेट करने में सक्षम हूँ नहीं। मैं इमेजिन करके कुछ नया लाने में सक्षम हूँ। तो आपके सामने एक राकेश मारिया खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि उनके बाल ऐसे हैं तो आई विल कीप इट लाइक दैट। द फॉर्म विल बी द सेम, बट दैट पर्सन विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पर्सन, बिकॉज द डायरेक्टर हैज थॉट सो लाइक दैट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वही सब चीज़ें करूँ जो नॉन फेमस लोगों को मैं पेश कर दूंगा आपके सामने लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली फेमस हो तो ज़रा मुझे प्रॉब्लम होती है करने में, क्योंकि मैं बेसिकली उतना मेरिट नहीं है अंदर मेरे अंदर कि मैं इतना अच्छा इमिटेट करूँ उस चीज़ को। करण,
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक कोई कैरेक्टर है जो एक रियल इंसान पर बेस्ड है, ये एक डायरेक्टर और एक एक्टर की एक विजन होता है कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अगर एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं कि आप जिस इंसान के ऊपर ये कहानी है उनको मिलें, उनसे बात करें, उनके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को समझें, जिस वक्त की उनकी कहानी है, या उनकी मैनरिज्म्स आप पिक ऑन करें, तो एक अलग बात है। बट एज फार एज खाकी इज कंसर्न, मैंने नीरज सर को भी यही बोला था और जो डायरेक्टर है भव धूलिया उनको भी यही बोला था कि मैं अमित लोढ़ा जी को मिलना नहीं चाहता। आई फील कि एक बार हम जब डिसाइड कर लेंगे कि हमारी दुनिया क्या है और किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं और किस तरीके से मैं इसको देखता हूँ एज अ कैरेक्टर, मैं हो सकता है उसके बाद, बिकॉज अगर ऑब्वियसली किसी आप जिनकी कहानी प्ले कर रहे हो उनको भी आपसे मिलना होता है कि दे वांट टू सी हु इज डूइंग इट, सो आई वाज लाइक वील मीट हिम देन वंस आई नो एग्जैक्टली मैं किस तरीके से पिच करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इमिटेशन कहता हूँ, जैसे कि सर कह रहे थे कि मैनरिज्म मार्केटिंग, आई फील कि वो एक इमिटेशन के चक्कर में ना आपका जो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन होता है बहुत छोटा हो जाता है। फिर आप क्या सोचते हैं, अच्छा यार ये लोढ़ा जी ने इस वक्त पर क्या सोचा, तो आप वो सोचने से वो जिस तरीके से मैनेज, सो ऑन सेट ना आप बहुत लिमिट हो जाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने कैसे किया होगा, तो अगर उसका जवाब नहीं आता फिर आप फोन उठाएंगे, अरे आपने क्या किया था। आई डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। आई फील कि मुझे वो लिबर्टी चाहिए एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग टू इमेजिन, टू एक्चुअली बी इन दैट सर्कमस्टेंसेस और उसको फील करूं कि एक इंसानी तौर पर एक इंसान किस चीज से जूझ रहा होगा इस वक्त पे। तो इसलिए मैं किसी को नहीं मिलता, और मेरा ये है कि मिलना भी नहीं चाहिए। ये तो दिस इज फॉर ग्रेट कि अगर आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो आज की तारीख में जिंदा है, अगर वो सर्व कर रहे हैं, और व्हाट यू गोइंग टू डू एज एन एक्टर कि अगर आप किसी की कहानी बता रहे हैं जिसकी कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है, जो कहीं हो सकता है किसी पेंटिंग में हो, जो जिस तरह से वो दिखते थे, या आपने कोई कहानियों में सुना है कि वो किस तरीके के हों, फिर एज एन एक्टर तो आपकी बहुत ही लिमिटेशन हो जाएगी। So I feel कि as an actor you should keep growing like that wider, that you don't get dependent on meeting somebody. And luckily Bhav also allowed me that. तो I feel कि वो भी एक बहुत मैटर करता है कि अगर आपका डायरेक्टर ऑन द सेम पेज हो। इनफैक्ट लोढ़ा जी मेरे को बड़े टाइम बोलते हैं कि यार तू मुझे मिला नहीं है, बट फॉर सम रीजन यू पिक्ड ऑन टू थिंग्स, एंड विच इज ग्रेट। अगर आप जिनकी कहानी आप प्ले कर रहे हैं, अगर उनको देखते हुए या उनके परिवार को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो इमोशनल जर्नी है उसको आप एक ऑनेस्टली, एक ट्रूथफुली आप बता पाए, तो एज एन एक्टर आपको ये एक सेटिस्फैक्शन होती है। मैं विन भी नहीं कहूँगा, एक आपको सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने इस कहानी को, इस इंसान की कहानी को एक जस्टिस के तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। एंड जिस किस्म की कहानी लोढ़ा जी की रही है, मुझे याद है मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया था, मैंने कहा सर आपकी कहानी मैं बताना चाहता हूँ, आप योर लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी टफ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में रह के पॉलिटिक्स को मैनेज करना इंटरनली और शंट होते रहना, क्योंकि यू आर राइट बाय द लॉ, हैज़ बीन वेरी वेरी टफ ऑन हिम। तो उन दिनों मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं एज एन इंसान, क्योंकि मैं आपका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा एम्पैथाइज कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन के साथ, व्हाट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू। सो या दैट्स द जनरल अप्रोच फॉर अ कैरेक्टर लाइक दैट, अनलेस आप बायोपिक कर रहे हैं। जो मेरा मानना है सर कि हम बायोपिक भी जब करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक सीन आपने लिखा है, अब उस सीन में आपको तो पता नहीं कि वाकई एक्चुअल उन इंसानों ने क्या बातें की होंगी, वो सब फिक्शन है। और मेरे घर में बड़ी हमारी लड़ाई होती है कि जब कोई फिल्म आती है बायोपिक, एंड माय सिस्टर ऑलवेज क्वेश्चंस इट कि ये एक्चुअल हुआ था कि नहीं हुआ था। हम लाइक यार इतना फिक्शन है तो क्या बायोपिक नहीं होनी चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, लाइक देन यू शुड कॉल इट दैट इज अ फिक्शनल स्टोरी। एंड दैट इज इवन हाउ आई फील कि व्हेन यू अप्रोच अ बायोपिक आल्सो, वो इट ट्रेड्स ऑन अ वेरी थिन लाइन कि लेट्स नॉट मेक इट अ डॉक्यूमेंट्री, लेट्स कीप इट फिक्शनल एंड लेट्स इमेजिन द फिक्शन ऑफ इट आल्सो देन, like how you're imagining the writing, the dialogue, the atmosphere, the set. ताहिर को सोच में पड़ गए मुझे लग रहा है गीतम। सही कहा नहीं वो जब को एक्टर जब बोल रहा है तो फिर उनकी बातें सुननी आप चाहिए। कैसे- ताहिर से पूछ सकते हैं, ताहिर भी सुनील गावस्कर जी का हाँ, मेरा ऐसे वही क्लास ले गया। सवाल मैं इसीलिए आ रही थी उनकी तरफ। हाँ। आप लोगों ने मतलब सुनील गावस्कर को जब आप प्ले कर रहे थे तो उनको तो सभी ने स्क्रीन पे, इन लोगों के लिए तो वो कॉप्स थे, लेकिन आपके लिए वो खिलाड़ी था जो जिसे हम हर समय जी रहे थे। मतलब इंडिया में क्रिकेट तो मतलब गॉड की तरह है, तो उस तरह पूजा जाता है, और खिलाड़ी भी। तो उस समय आपको कितना चैलेंज लगा था और कितना देखा आपने, कॉपी कर पाए आप?
दो उदाहरण दूंगा मैं काम जब मैंने किसी असली इंसान के साथ मतलब उनको प्ले किया है। एक नंदिता दास की पिक्चर आई थी मंटो, जी, मंटो के ऊपर, जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी मंटो प्ले कर रहे थे और उनके सबसे करीबी फिल्मी दोस्त हुआ करते थे श्याम चड्डा, जो 50s के स्टार हुआ करते थे। अब श्याम चड्डा को आज की जनरेशन ज़्यादा जानती नहीं है, ना यूट्यूब पे उनके इंटरव्यू के क्लिप्स हैं, कुछ गाने हैं मशहूर, पर वहाँ पर जो किरदार था वो बेसिकली मंटो और शाम के बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो दोस्ती थी। तो जिस बात की के सर ने जिक्र किया था कि जो एसेंस होता है ह्यूमैनिटी की, कि वो कहाँ कनेक्ट करते हैं, उस बात को लेके प्ले किया था। और वहाँ पे थोड़ी लिबर्टी थी क्योंकि फिल्म स्टार था तो फ्लैम्बॉयंस था। सुनील गावस्कर के साथ एक बहुत अलग वो था, क्योंकि जैसे कि आपने कहा सब जानते हैं उसे, तो लोगों के फोन आने लगे, यार क्या तुम उनकी तरह वॉक कर पाओगे, क्योंकि एक आइकॉनिक वॉक थी उनकी, क्या तुम उनकी तरह एक कवर ड्राइव खेल पाओगे। तो फिर मुझे उसे ऑलमोस्ट 2 सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ा। एक थी एक्टिंग और एक थी उनकी फिजिकलिटी और उनकी परफॉर्मेंस, जो एक ऑलमोस्ट कोरियोग्राफी की तरह सीखनी ज़रूरी थी। एक्टिंग मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि सुनील गावस्कर एक महान टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने वो ट्रांजिशन किया था वनडे में, और 83 वर्ल्ड कप उनके करियर के, इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनके फाइनल फ्यू इयर्स में वो 83 वर्ल्ड कप, उससे पहले उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। तो वो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट कि एक इंसान जो टेस्ट क्रिकेट के साथ वाकिफ है, वो वनडे खेल रहा है एंड एवरीवन विथ हिम इन द टीम इज 10 years यंगर, उस बात को संभालना, इट्स लाइक अ टाइगर हु इज आउट देयर इन द वाइल्ड एंड ही कैन सी यंगर कब्स हु आर न्यू विथ हिम। एंड ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने टाइगर का जिक्र किया, आई गॉट द वॉक फ्रॉम देयर एज वेल, द वे अ टाइगर वॉक्स इज हाउ ही वॉक्स ऑन टू द फील्ड। क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हुआ करते थे उन दिनों में, दे वर जायंट्स एंड ही यूज्ड टू प्ले देम विदाउट अ हेलमेट, सो टू गेट दैट स्वैग एंड स्टाइल। और मेरी मुलाकात हुई थी उनके साथ, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर कि डोंट मिमिक, यू मेक योर रिप्रेजेंटेशन। और जो खास बात के सर ने कही कि डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। वी वर वेरी लकी दैट कबीर खान इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हु इज बिकम अ फिल्म मेकर। तो जिन लोगों ने 83 देखी है, दे विल सी मोमेंट्स वेयर आई एम प्लेइंग सुनील गावस्कर, आई प्ले अ शॉट एंड इन बिटवीन ही कट्स टू द रियल फुटेज, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्यू cinema tribute. Yeah. So we had that liberty to know that the audience will always have a reference of what the reality was, which almost is making them aware that here is reality, this is representation. So believe that this is it's like a homage to who the real guys were. Right. But it is always a challenge because you have to be respectful and creative at the same time. के सर से एक थोड़ा अलग हटके सवाल है कि मान लीजिए एक दिन आप सुबह सुबह उठें और आपसे कहा जाए कि गोविंदा की तरह एक्टिंग करो, तो आपका पहला डायलॉग क्या होगा? गोविंदा बहुत महान कलाकार है, उसकी तरह मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स अराउंड। मैं उस फॉर्मेट में एक्टिंग नहीं कर पाता। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो देयर आर स्टैंड अप एक्टर्स, इसको स्टैंड अप जो तुरंत आप इस वक्त पाठक साहब नहीं यहाँ पे, विनय पाठक, वो उस प्रकार के इंसान है, वो शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो मैं कर नहीं सकता। तो जैसे अब्रॉड में दिस अ जिम कैरी, दिस ऑल्सो अ डिनीरो, समझ रहे हो? तो वो फ़र्क है। जिम कैरी विल स्टार्ट ऑफ राइट अवे गिविंग यू परफॉर्मेंस, डिनीरो वोंट डू दैट बिकॉज आई डोंट थिंक ही कैन। सो क्या होता है, वो ब्रीड ही अलग है। तो इसलिए अगर आप मुझे कहे कि गोविंदा की, तो गोविंदा बहुत ही महान कलाकार उस जोन में, उनको मैं छू भी नहीं सकता। तो मैं कहीं मतलब वो सोचना व्यर्थ है मेरे ख्याल से। करण, आपसे सवाल है, क्योंकि एक रोमांटिक हीरो फिर एक एक्शन हीरो, ये आपने बहुत करीबी से इन दोनों कैरेक्टर्स को जिया है। रियल करण के कौन ज़्यादा करीब है? रोमांटिक हीरो के तौर पे आप खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं या फिर एक्शन? आई फील दोनों ही, बिकॉज आप अगर कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप अपने अंदर से ही लाते हैं, और जितना हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी, आपकी जो जी हुई ज़िंदगी है, उससे कहीं आप बोरो करके अपने कैरेक्टर्स में डालने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो जो रोमांस की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल लाइफ से भी है। जिस तरीके से मैं अपने पेरेंट्स का एक रिलेशनशिप और उनके बीच में जो एक लव की प्योरिटी है,
वो सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करता हूँ, डेफिनेटली फिर वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपकी परफॉर्मेंस में निकल के आता है। एंड द सेम फॉर फारूक ऑल्सो, यू नो कि यू ड्रॉ फ्रॉम योर ओन लाइफ एंड कहीं आप वहाँ अपने कैरेक्टर में जाके पोर करते हैं। जो मुझे ज़्यादा प्ले करना अच्छा लगता है, एक्चुअली मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है, यू नो मुझे एक्टिंग और मुझे सेट पे रहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एज एक्टर्स अगर साल के 350 दिन होते हैं, उसमें से बाकायदा हम सिर्फ सेट पर 150-180 दिन के लिए होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। एंड दैट ऑल्सो इफ यू आर वेरी लकी एंड यू नो लाइक आपके पास बहुत काम हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर किस्म का कैरेक्टर प्ले करूँ और उसको एंजॉय करूँ, और ये जो 150-180 दिन है उसको पूरे खोल कर जीऊँ। ताहिर, आपके जो विलन के किरदार रहे हैं, इसमें भी आप स्पेशल ऑप्स में भी विलन का किरदार निभा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल मैं आपसे इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हम वो सस्पेंस को फिर मैं उसको नहीं मारना चाहती, लेकिन हमें सख्त मना है। नहीं मैं खुद, क्योंकि वो मज़ा फिर ख़राब हो जाएगा, तो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहें। जी, अब सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जब मैं नीरज सर और शिवम सर से मिला था और उन्होंने मुझे इस किरदार के बारे में बताया, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, लेयर्ड है, और साथ में कंटेम्प्रेरी भी। अक्सर हमारी फिल्मों में जब किसी एंटी हीरो या एंटागनिस्ट को देखते हैं तो वो बल से या बंदूकों से लड़ता है, पर यहाँ पर उसका जो हथियार है वो है डेटा, और वो साइबर क्राइम से लड़ाई करता है, और साइबर के थ्रू वो आपके फाइनेंशियल डिटेल्स, आपके डिफेंस डिटेल्स, उस पर हमला करता है, और उसका नाम रखा गया है फिलहाल द कलेक्टर, जो कि आप ट्रेलर में भी सुनते हैं। तो वो उसे क्यों कहते हैं, ये एक बहुत दिलचस्प वजह है इसकी, जो आपको शो देखकर पता लगेगा। पर ख़ास बात उसकी बस ये है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, कि वो क्यों कर रहा है, अपने मन से वो ये नहीं मान के चलता कि वो एक विलन है। विलन एक बहुत जजमेंटल टर्म है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं यार ये तो बुरा इंसान है, उसके हिसाब से वो रिफॉर्मर है, वो कुछ सिद्धांतों पर चलता है, और उन सिद्धांतों से वो अपने आसपास के लोग और परिस्थितियों को कैसे घुमा देता है, वो उसे एंटरटेनिंग बनाता है। के सर से फिर मैं एक सवाल करूंगी कि स्पेशल ऑप में आप रॉ के एजेंट की तरह हैं, और क्या कभी ऐसा हुआ रियल लाइफ में कि आप कहीं शॉपिंग के लिए गए हों, किराना स्टोर में गए हों या रेस्टोरेंट में गए हों, जो कि आप अक्सर जाते होंगे खाना वाना खाने, तो वहाँ पे उन लोगों ने आपको पहचान नहीं पाए हों, और क्योंकि आप अंडर कवर थे, कुछ इस तरह का कभी रियल लाइफ में हुआ? नहीं, बिना अंडर कवर होने के भी लोगों ने नहीं पहचाना, ऐसा बहुत हुआ है। अंडर कवर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिफ्ट विफ्ट में मिल जाते हैं, हाँ, लोग पहचानते नहीं, सिर्फ ऐसा कहते हैं कि सोचते रहते, पहचाना हाँ, पहचाना सा लग रहा है। अगर वो फिर क्या है ना, वो एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा मैं कहता हूँ नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, यू नो, बेटर टू डू दैट। लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है कि ऐसे भी हुआ है किससे कि यहाँ पे कपल आए, बैठे, बातचीत की कि आप महान एक्टर हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ, और फिर कहा निकलते निकलते बोला कि आप जो है ना, आप अंग्रेजी मीडियम में क्या काम किया था, तो निकल गए। तो इरफान की बात कर रहे थे, उनको लगा ये जो इरफान थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत बार हो चुका है। तो ऐसे ना पहचानना, मुझे उसके लिए अंडर कवर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो आप तादाद में हमारे पॉपुलेशन है उसका 1% शायद जानते होंगे मुझे, उसके अलावा लोग नहीं जानते। अच्छा, ऐसा कोई मतलब मेरे अंदर वो नहीं है कि अच्छा, एक सवाल चलते चलते उधर से आपकी टीम का इशारा आ रहा है। हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो अक्सर ये बातें की जाती हैं कि जितने भी बॉलीवुड में या टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सभी रोमन में पढ़ते हैं, और हिंदी वालों को ये बात ना बड़ी दिल से लग जाती है। तो अभी हम लोगों की बात इससे पहले हो रही थी, तो मुझे ये जानना है आप लोगों से, और मुझे लगता है मेरे दर्शक बहुत खुश हो जाएंगे ये सुन के कि सर, आप कैसे स्क्रिप्ट जब आपके पास आती है और आप साउथ से आते हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में लिखी होती है, रोमन, इंग्लिश या? मैं देवनागरी में पढ़ता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। और ये भ्रम है कि मैं साउथ से, मैं महाराष्ट्र में हूँ, पला बड़ा हूँ, शायद सिर्फ पैदा हुआ था वहाँ पे, बाकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे। जो महाराष्ट्र में पहले पुणे में था, वहाँ मेरी हिंदी आयला गैला वाली हिंदी थी, और वो बिल्कुल वो लोग शिद्दत से बोलते हैं उस चीज़ को,
सीरियसली बोलते हैं, उनको एक लगता बार नहीं कि वो बोलिए गलत भी, बोल रहे वैसे हैं। वैसे हाँ, ही बोलिए एक बार। कि वो बोलते हैं कि मैं आया था वहाँ पे और तू क्यों गया था वहाँ, क्यों गया था वहाँ, ऐसा बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। तो हमको लगता है कि यार गलत। फिर वहाँ से फिर हम फादर जो ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से MP के करीब विदर्भ, हाँ, चंद्रपुर वगैरह, वहाँ बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं। तो आई गॉट बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स। पुणे में मैं कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में था तो मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, वहाँ जाकर के मेरी हिंदी सुधर गई। तो इसलिए वो जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, देवनागरी पसंद करता हूँ, और रोमन में अगर मजबूरी है तो फिर पढ़ लेता हूँ, और वरना नहीं, अक्सर अभी तक यही पढ़ा गया कि भाई मतलब ये रिटन में आ गया कि अमिताभ बच्चन हिंदी पढ़ते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी पढ़ते हैं, है ना, और मनोज बाजपेयी हिंदी जोड़ पढ़ते लीजिए मेरा नाम उसमें। हैं। जोड़ दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। करण। जी देखिए, मैं इन सारी बातों की इज्जत करता हूँ। मेरा ये मानना है, पहली बात तो मैं एक आर्य अच्छा, समाजी बहुत स्कूल से डिप्लोमेट आता हूँ। होके मैं निकल। डिप्लोमेट, हाँ। मैं ऑनेस्ट जवाब दे रहा हूँ एक्चुअली जी, बात जी, का। मतलब मेरी ऑनेस्टी से मैं एक आर्य समाजी स्कूल से आता हूँ। संस्कृत और हिंदी हमारी लैंग्वेज हमको सिखाई गई थी टिल द 10th स्टैंडर्ड। अब तो बात हिंदी की नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट में आपको जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ उसमें अगर आपको दिख नहीं रहा कि मैं किस स्क्रिप्ट में पढ़ रहा हूँ, चाहे वो रोमन हो, हिंदी हो, चाहे अगर मैं कोई स्पेन का एक्टर हूँ और मेरे लिए स्पेनिश में लिखा हो या फ्रेंच में लिखा हो, अगर मेरे आपको काम में वो गलती नहीं दिख रही, तो इतना प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं किसी एक्टर की वो किस भाषा में अपनी स्क्रिप्ट देख के पढ़ के समझ के आता है। आई फील एज लॉन्ग एज वो समझ सकता है, एज लॉन्ग एज उसकी जिस लैंग्वेज में वो काम कर रहा है उसकी लैंग्वेज साफ है, आपको डायलॉग सही सुनाई दे रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अपनी जगह पर है, तो किसी भी एक्टर को, आर्टिस्ट को जज नहीं करना चाहिए उस बात पर। वेरी वेल सेड। ताहिर सोच में पड़ गए। नहीं, मैं उसको जस्टिफाई तो नहीं, मतलब मैं रोमन में ही पढ़ता हूँ, और इसकी वजह मेरे ख्याल ये एक SMS जनरेशन है, और हमने जब व्हाट्सएप और SMS पे चालू किया तो आप वैसे ही रोमन में, पर ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता या पढ़ता नहीं हूँ। कभी अगर अखबार उठा लिया या किसी ने अगर कुछ हिंदी में टेक्स्ट भेजा तो वो भी पढ़ता हूँ। पर इसकी वजह मेरे ख्याल से एक और भी हो सकती है कि जब मैं करियर शुरुआत कर रहा था और मुझे स्क्रिप्ट ही रोमन में भेजी जाए, उस वक्त मेरी ये हैसियत नहीं थी कि मैं फ़ोन करके प्रोड्यूसर को बोलूँ आप मुझे ट्रांसलेशन करके भेजो। शायद अब अगर मैं चाहूँ तो मैं कर पाऊँ, पर क्योंकि अभी 10 साल हो गए वैसे ही पढ़ते हुए, तो मैं अभी रोमन में ही कंफर्टेबल। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एक अजम्पशन है, पता नहीं आपके लोगों की तरफ से शायद, इसलिए वो हाँ, इसलिए वो मुझे लगता है गलतफहमी क्लियर निकालनी होना बहुत जरूरी चाहिए। है। हाँ, कि जो आदमी रोमन में पढ़ता है वो कम एक्टर, ऐसा कभी सोचना मत, क्योंकि वो गड़बड़ है। वहाँ गड़बड़ है। आपने बोला कि मुझे पराठा पसंद है, किसी ने कहा मुझे पूरी पसंद है, इसका मतलब नहीं पराठा है सुपीरियर टू पूरी, समझ रहे मेरी बात? तो प्रश्न का उत्तर उतना ही था सीमित। अगर आप उसका ये अर्थ निकाल रहे हैं कि जो हिंदी देवनागरी में नहीं पढ़ते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसा करण ने भी बताया कि वो प्रोसेस जो भी हो, अगर आउटकम अच्छा है, अल्टीमेटली ये निमित्त मात्र है ना। बिल्कुल बिल्कुल जो आप पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली, आप अगर आप नॉवल लिख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको वो निमित्त है, फाइनल रिजल्ट तो वहाँ है ना जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए वो उसमें इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। या बिल्कुल, आई अग्री बिल्कुल जो कह रहे हैं, पर प्रॉब्लम मुझे सिर्फ कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको हिंदी पढ़नी ही नहीं आती। वहाँ जाके मुझे थोड़ा वो हो जाता है कि आप सिर्फ रोमन में पढ़ लोगे पर आप हिंदी पढ़ नहीं सकते। तो जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, काम कर रहे हैं, तो मतलब नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप जिस भी चीज़ में वो कहते हैं ना हिंदी आनी चाहिए आपको। राइट। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक्चुअली, आई रियली वांट टू, बिकॉज मेरा भी ये फीलर है कि व्हाट हैज हैपेंड ना, हम सारे कुछ चीज़ों को लेके थोड़े से स्नॉब्स हो गए हैं, थोड़े स्नॉबिश हो गए हैं। राइट। और ये मुझे लगता है हम हमारे घर में बैठ के वी आर स्नॉबिश टुवर्ड्स अदर पीपल। मैं एक एक्शन शो करता हूँ, मैंने आज तक एक्शन जिंदगी में किया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये लैंग्वेज मैं सीख नहीं सकता एक्शन की। मैं एक्शन कोरियोग्राफी सीखूंगा, वहाँ पर एक आपके टीचर होंगे, आपको कोरियोग्राफी सिखाएंगे। अभी आपके ऊपर एज एन आर्टिस्ट निर्भर है कि आप उसको कितना अडेप्ट करके कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं, कितनी बारीकी से करते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि एक्टर्स का काम है ना, जो वो प्रोसेस है वो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एज एन ऑडियंस आपको दिखना नहीं चाहिए। तो जितना आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि कोई रोमन में पढ़ता है, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई किस तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करता है, आई फील वो थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा वो स्नॉबिश होता है, मेरा ऐसा मानना है। सो यू शुड गिव पीपल दैट फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स द वे दे वांट टू डू थिंग्स, नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मैं देवनागरी पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं
जितनी कविताएं लिखता हूँ मैं, जितनी कविताएं पोस्ट करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, वो सब देवनागरी में होती हैं और मैं बाकायदा लिखता भी उसी में हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी हिंदी भाषा में एक ही इमोशन को बयां करने के लिए इतने सारे अलग शब्द हैं और हर शब्द का एक अलग वेटेज है। सो बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बट आई फील लाइक वी शुड बी अ लिटिल मोर लिबरल विद आवर थॉट्स। एग्जैक्टली 100% अग्री। और मुझे लगता है ऑन दैट नोट आप लोगों की तरफ से जस्ट टू टीज द ऑडियंस एक एक लाइन की क्या खास इस बार देखने को मिलने वाला है स्पेशल ऑप्स 2 में, और हम सबको तो बेसब्री से इंतज़ार है ही। आई एम श्योर जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो जस्ट जी उस कैमरे में जी इस कैमरे में ओके ही रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ अस। Go for it, bro. अगर आपने स्पेशल ऑप्स का सीजन 1 और 1.5 देखा हो और आपको पसंद आया हो तो सीजन 2 11 जुलाई को जियो हॉटस्टार पे जरूर देखिएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव डबल द ड्रामा, डबल द थ्रिल एंड डबल द एक्शन। चलते चलते एक दो सवाल और रहते हैं कि सभी से मैं जानना चाहूँगी आप लोगों की लाइफ में अगर अपनी अपनी एक्टिंग के दौरान के किए हुए या किसी और एक्टर के, तो एक एक फेवरेट डायलॉग अगर आप लोग हमारे दर्शकों के लिए बोल दे तो। सॉरी, किसी और फेवरेट अपना किसी भी भी। हो या फिर किसी और का आपको पसंद आता हो या आप करना चाहते हो वो रोल कोई भी डायलॉग जो आप जिसको फिलोसफिकली आप फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं। ये तो गड़बड़ हो पलट गया, गया कर सकते हैं। गड़बड़ हो गया तो। हाँ बोलो भाई, बोलो। मैं तो हूँ नहीं इसमें। सर के सर आपसे शुरू करते नहीं हैं। मैं से शुरू बिल्कुल मत करिए इसमें। हाँ। चेहरे पे आपका एक्सप्रेशन इस वक्त वो Expression वाला आ रहा है कि जानते हो हम किन के लिए काम करते हाँ हैं। वो इंटरोगेशन वाली जो आंखें हैं ना आपकी That's my answer हाँ। to you। अभी जो आपने कहा जी वो डायलॉग है मेरे लिए। आइज वैसे भी कहा जाता है कि के सर की आंखें ही बोल जाती हैं, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें स्क्रीन बस पे। बोल दिया। अच्छा हम सबके लिए बोल दिए। आई अनलेस यू आर मैं आपका नहीं, सवाल नहीं समझा एक्चुअली। नहीं, नहीं, और ऐसा डायलॉग दैट इंस्पायर्स that inspires you, यही सवाल है। Inspires you. हाँ, inspires you। I don't know about inspires you, but I can tell you some of my favorite dialogues because आपको इतनी सारी अलग-अलग फिल्में अलग चीजों से पसंद आती हैं। डेफिनेटली आई थिंक मिस्टर बच्चन का जो डायलॉग है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये मेरे बचपन से मेरे बड़ा रेजोनेट होता है। कभी-कभी मेरे फादर ने मुझे सीरियसली भी कहा है और कभी-कभी मजाक में भी कहा है, तो वो एक है। जेरी मैगवायर का बड़ा अच्छा एक डायलॉग है टॉम क्रूज का कि यू हैड मी एट हेलो। नॉटिंग हिल में बड़ा एक खूबसूरत डायलॉग है जूलिया रॉबर्ट्स का, दैट आई एम जस्ट अ गर्ल wanting to be loved. So I feel like different things for different films. Oh, for that matter, you can't handle the truth. Yeah. So there's so many actually. There's so many. Yeah. You like films for so many different dialogues. It's very difficult to pick one. ताहिर जी क्योंकि हम दिल्ली में हैं और मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ का एक मशहूर एक्टर हैं जो यहाँ से आए थे, जिनकी एक पिक्चर थी बाजीगर। उसमें उनका एक डायलॉग था। ये थोड़ा एक बॉम्बे में मेरे लिए एक फिलॉसफी टाइप भी बन गई थी कि वो उनसे पूछा जाता है कि आप ये रेस क्यों हारे, और उन्होंने बोला जानते हो मैं ये रेस जानबूझ के हारा था, और ज़िंदगी में कभी कभी कुछ रेसें जान के हारी जाती है और हार के जीत जाने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। क्या मेरे बात पास है, एक क्या बात है। हाँ अच्छा देखा। सीजन 2 में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जो ट्रेलर में है, जिसके बारे में हम इतनी बात कर चुका हूँ। ताहिर भी कहता है कि वो मीम बनेगा। वो सर का डायलॉग है कि उनको पूछा जाता है कि हम किसके लिए काम करते हैं, और सर कहता है कि हम बीप के लिए काम करते हैं। वो जो पंच आया ना उस डायलॉग में, वो ट्रेलर में, वो आप जरूर देखिएगा। सर भाई बने ना बने, हमने तो उसका मीम बना दिया। हाँ, सर। बना दिया, इसका बन वो, चुका है। हाँ। अब ये वायरल होने वाला है। अब मुझे डायलॉग्स याद ही नहीं रहते यार। तो आप लोग बोल रहे हो ना, अभी मुझे याद आ रहा है। सर बोलने का मैंने- मतलब आपको याद दिलाता हूँ सर। नहीं मतलब वो कैसा है कि मैं उसको डायलॉग की तरह मैंने देखा ही नहीं, कन्वर्सेशन की तरह देखा, तो इट डजंट रजिस्टर। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दो आंखें मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने सोचा इन दो आंखों को अपने दिल में बसा लूं, लेकिन फिर सोचा राजू अगर उसे पता चला तुम चोर हो, वो चक्के हो, छोटी मोटी चोरियों के लिए जेल जा चुके हो, तो इन्हीं आंखों में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं होगा। वाह देवानंद क्या बात है, अब क्या इसको बात है। ये मुझे याद है, ये डायलॉग की तरह याद नहीं, बिकॉज द वे ही सेड इट। And Guide, people say if KK I'm Menon not is a wrong, man of guide. few words. And he doesn't mimic. नमस्कार, मैं हूं करण टैकर और आज हम हैं India.com और बॉलीवुड लाइव की टीम के साथ। यहाँ KK मेनन है मेरे साथ, ये ताहिर भसीन है, और हम इन दो बहुत ही खूबसूरत होस्ट के साथ हैं और हमारा शो लेकर आए हैं स्पेशल ऑप्स 2, जो आएगा 11 जुलाई को। 7 एपिसोड एक साथ ड्रॉप होंगे, जरूर देखिएगा। और आपके पास आज से लेके
11 जुलाई तक जितना वक्त है उसमें एक बार 1.5 और 1 की रिवीजन जरूर करिएगा। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मच।